everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राजव्यवस्था। भारत की राजव्यवस्था को समझने से पहले हमें उस किताब के बारे में जान लेना चाहिए जिसके अंदर पूरे भारतीय शासन को चलाने की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। तो जिन्होंने लिखा है उन पर किन विचारों ने प्रभाव डाला, ठीक है, उन लोगों पर किन विचारधाराओं का प्रभाव था, उन विचारधाराओं के बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें संविधान को समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा के अंदर जो सदस्य बैठे थे उन लोगों को भी किसी ने प्रभावित किया होगा। क्योंकि देखिए, आज हम जिस सिस्टम में भी जी रहे हैं, चाहे हम किसी भी सिस्टम में ना भी जी रहे हों, लेकिन हमारे ऊपर किसी ना किसी चीज़ का प्रभाव ज़रूर रहता है। चाहे वो किसी किताब का हो, चाहे वो किसी ग्रंथ का हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी विचारधारा का हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी बात का प्रभाव ज़रूर रहता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारतीय संविधान के अंदर, सभा के अंदर जो सदस्य बैठे थे उन लोगों को भी तो किसी विचारधारा ने प्रभावित किया होगा, है ना। तो अगर वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित थे तो उन्होंने अपने विचारों का समावेशन करके संविधान में ज़रूर लिखा होगा। तो इसीलिए हमें ये विचारधारा को समझना ज़रूरी है ताकि हम संविधान को अच्छे से समझ पाएँ। रट्टाफिकेशन हमें यूपीएससी में काम नहीं देगी। रट्टा तब ही लगाया जा सकता है जब हमें समझ आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे बिना हम लिख नहीं पाएंगे। लिखने के लिए हमारे पास कहानियाँ होनी चाहिए। कहानियाँ अच्छे से हमें बातों को रिकॉल करने में हेल्प करती है, ठीक है। जिस तरीके से मूवी हमें रिकॉल करने में हेल्प करती है ना। तो वही बात उसी तरीके से हम आज समझेंगे। वैसे ये जो पॉइंट है विचारधारा वाला, ये एम लक्ष्मीकांत सर की बुक के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसीलिए हम इसे अलग से ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका पासवर्ड है 446, ठीक है। पासवर्ड है पीडीएफ का 446, ठीक है। अब ये मत सोचना कि पीडीएफ का पासवर्ड मिल गया, पीडीएफ ले लेते हैं और चलो। बिना समझे आपको पीडीएफ भी समझ नहीं आएगा। कंटेंट बहुत है, किताब हर किसी के पास हो गया एम लक्ष्मीकांत, लेकिन उसे याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पढ़ लेंगे, ख़त्म करना एक अपने आप में टास्क हो सकता है। तो आज समझते हैं संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव संविधान पर, ठीक है। संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव था। संविधान सभा के अंदर वो सभी सदस्य बैठे थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही इन नेताओं के मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत के लिए एक आदर्श संविधान की रूपरेखा तैयार हो गई थी। जब ये लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस वक्त इन लोगों ने सोचा कि ऐसा तानाशाह सिस्टम आगे चलकर ना हो, ना कोई बाहरी देश से कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई ऐसा शासन आए जो हमारे देश के अंदर शासन करे। ऐसा भी ना हो कि हमारे ही देश के लोग आ जाएं जो किसी ऐसी विचारधारा से प्रभावित हो जो यहाँ के नागरिकों को परेशान करे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, एक आदर्श संविधान होना चाहिए जो कि भारत को, स्वतंत्र भारत के अंदर लोगों को उनके प्रत्येक न्याय, उनकी समानता और उनकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, ठीक है। तो ये सब बातें उनके दिमाग में कब आ गई थी, ये सब बातें उनके दिमाग में आ गई थी स्वतंत्रता की लड़ाई करते टाइम ही। भारतीय संविधान के निर्माण को इन नेताओं के व्यक्तित्व ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। यानी संविधान का जब निर्माण किया गया तो उस वक्त जो नेता बैठे थे संविधान सभा में, उनका व्यक्तित्व जो था, उनका चरित्र जो था, उसने संविधान को काफ़ी प्रभावित किया। तो इन नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये सबसे महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सभी नेताओं के आदर्श कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी फिर भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी जी के आदर्शों ने संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण करते समय गांधी जी के आदर्शों को अपने मस्तिष्क में रखा और संविधान में उन आदर्शों को ऐड करने की कोशिश की। फिर भी अगर हम देखते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे, कुल सदस्य, वो 4 भागों में विभाजित थे। जैसे गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा के थे, उदारवादी के थे और एकीकृत विचारधारा के लोग थे। तो अब अपने समझते हैं क्या था। गांधीवादी विचारधारा के अंदर संविधान में
निम्न प्रावधानों को अपनाया गया है। जैसे हमें पता है कि महात्मा गांधी ने पंचायतों के गठन पर अपना विशेष बल दिया था, तो पंचायतों के गठन की बात हमारे संविधान के अंदर की गई है। पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधी विशेष प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं उनके माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो हमने गांधी जी के आदर्शों से ली है। और एक आ जाती है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता। महात्मा गांधी जो थे वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे और जो गांधी जी को फॉलो करते थे तो उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखा और भारतीय संविधान के अंदर इनकी विशेष स्थान इनको प्रदान किया है ना। पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा की बात है। पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधी प्रावधान जो थे वो गांधीवादी विचारधारा के थे, गांधी जी के विचार थे। नीतिगत स्वतंत्रता निदेशक तत्वों के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। फिर बात आती है समाजवादी विचारधारा के लोगों ने संविधान के निर्माण में क्या भूमिका निभाई। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया करते थे, समर्थन करते थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान समाजवाद पर काफी बल दिया था, यानी कि सभी लोग एक बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है संविधान सभा में थे। तो संविधान बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी अवधारणा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं, इनको सलाह दी जाती है कि आपको लोगों के कल्याण के लिए ये कार्य करने चाहिए। इसके लिए कोई बाध्य नहीं होती कोई राज्य सरकार या फिर कोई ठीक है कोई भी सरकारें, ठीक है, कोई उनको ये बंदिश नहीं होती है कि उनको ये करना ही करना है, बस उनको निर्देश दिए जाते हैं। तो इन निर्देशों के आधार पर समाजवादी अवधारणा के प्रमाण हमें मिलते हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा थी। फिर उसके अलावा लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना समाजवादी विचारधारा का एक लक्षण है जो कि अनुच्छेद 38 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लोक कल्याण करना समाजवादी विचारधारा की बात है जिसे ऐड किया गया अनुच्छेद 38 में। ओके, समाज के संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि सभी लोग उसको बराबर ले सकें। किसी एक व्यक्ति के हाथों में सारे संसाधनों को यूज करने की पावर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 39 में इस बात को लिखा गया है जो कि संविधान अपने समाजवादी विचारधारा की ठीक है बात है, क्लियर है। ओके, संविधान सभा के निर्माण एवं विकास में संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण और उनकी विचार की भी मुख्य भूमिका रही है। तो संविधान सभा के निर्माण और विकास में संविधान निर्माताओं के जितने भी दृष्टिकोण थे और उनकी विचारधारा थी, उनकी अपनी विचारधारा जो थी उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, जो लोग कहते थे कि हमें दूसरों के प्रति उदार होना है, हमें दूसरों को हीन भावना से नहीं देखना है, दूसरों को भी स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए। अगर दूसरे ये चाहते कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे स्वतंत्रता मिले तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सामने वाले की स्वतंत्रता का भी हनन ना करूँ। तो ये उदारवादी विचारधारा के लोग भी संविधान सभा के अंदर शामिल थे। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा हमने देख ली है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रावधानों को शामिल किया गया है। जैसे पंचायती राज की बात हम कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अधीन लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात की गई है, पंचायतों के गठन की बात की गई है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। समाजवादी विचारधारा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित होती, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने संविधान निर्माण के अंदर इन बातों को ध्यान में रखा और नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी अवधारणा के प्रमाणों को देने की बात कही है ना। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर नीति निर्देशक तत्वों को तो हम फोर्सफुली नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फिर लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की बात की जाती है और कहा जाता है राज्यों से कि आप इस तरीके से संसाधनों का वितरण करें कि सभी लोग एक बराबर तरीके से उसका यूज कर पाएं। ठीक है, ये सब जो चीजें थी ये विचारधारा से प्रभावित होकर है ना संविधान के अंदर
डाली गई। फिर बात आती है उदारवादी विचारधारा की। वस्तुतः उदारवादी विचारधारा संविधान के सभी सदस्यों की विशेषता कही जा सकती है, यानी कि उदारवादी विचारधारा जो थी वो संविधान के जितने भी सदस्य थे उनके अंदर शामिल थी। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव उदारवादी दृष्टिकोण का ही पड़ा है, जैसे कि मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, समान न्याय, कानूनी समक्षता, वयस्क मताधिकार, ये संविधान के लक्ष्य हैं जो संविधान निर्माताओं के उदारवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। तो उदारवादी विचारधारा संविधान के अंतर्गत जितने भी सदस्य थे उनकी विचारधारा थी। फिर बात आती है एकीकृत विचारधारा, यानी सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस विचारधारा के प्रबल समर्थक जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्यों को एकीकृत करके एक भारतीय संघ की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, ठीक है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि ब्रिटिश काल के वक्त भी फूट डालो और राज करो की नीति चल रही थी और उसके बाद में देश का विभाजन हुआ है, तो ये विभाजन और फूट डालो राज करो की नीति दोबारा ना आए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुच्छेद 1 में इस बात को लिख दिया था कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है जिसके अंदर राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। तो ये जो विचारधारा थी, एकीकृत विचारधारा थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के किससे अनुभवों से मिलती है और जिसे हमारे संविधान के अंदर प्रभावित होकर शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में एकता शब्द को जोड़ दिया गया, जिससे एकता शब्द को जोड़ दिया गया मतलब एकीकृत विचारधारा से प्रभावित होकर, ठीक है। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एकता के साथ अखंडता शब्द को भी जोड़ दिया गया, ठीक है, और केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली भूमिका प्रदान करके एकीकृत विचारधारा को दर्शाया गया है, ठीक है। एकीकृत विचारधारा में कैसे पता चलती है कि एक तो जो राज्य हैं भारत के अंदर वो भारत से अलग नहीं हो सकते और जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट से पावरफुल होती हैं, ठीक है। पावरफुल होने का मतलब ये है ताकि राज्य जो है वो अपनी शक्ति के आधार पर मनमानी ना कर पाए। सबसे बड़ी पावर की बात हम कर सकते हैं कहाँ पर, जब राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है, राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई राज्य ऐसी बात तो नहीं कर रहा है जिससे वहाँ के लोग भारत से अलग होने का सोच रहे हों, तो इसीलिए वहाँ की कंडीशन को राष्ट्रपति को बताते रहे कोई एक ऐसा व्यक्ति, इसीलिए राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कटु अनुभव है, ठीक है। संविधान के अंदर ये जो बातें डाली गई है ये इनके अनुभवों से डाली गई है। कल अपने देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है, एक नए ढंग से देखेंगे, एक नए वे से देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।